हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आप सभी को प्रॉमिस किया है कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेस पर यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट लिया था इन्वायरमेंट इकोलॉजी। उसी का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित नहीं है, कारण मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न घटक होते हैं, क्या वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने फूड चेन पढ़ा होगा। फूड चेन में आपने देखा होगा एक पिरामिड स्ट्रक्चर होती है। उसमें हम यही देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी कोई तत्व होते हैं, सभी के सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। यस, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 या 26, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि रामसर स्थल ये हमारा कन्वेंशन है जो किया था यूनेस्को द्वारा 1971 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूनेस्को द्वारा 1971 में। ईरान का एक शहर है। किसका शहर है? ईरान का एक शहर है रामसर। वहाँ पर हमने आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया था कि अब हम आर्द्र भूमि, इट मीन्स दलदली जो हमारी लैंड होती है, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके चलते अभी तक भारत की टोटल 75 साइट ऐसी है जो हमारी रामसर स्थल में आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की इनमें से हमारी कितनी आ गई है? 10। और जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राज्य, उत्तर प्रदेश का तमिलनाडु के सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। कितने हैं? 14। तो सेकंड नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश आ जाता है। और इसमें जो हमारे नहीं है वह है हमारा सूर सरोवर। ये हमारा उत्तर प्रदेश में ही है। समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में है। सुरिनसर मानसर झील हमारा पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। यहाँ पे हमारा आंसर नंबर डी नहीं है। ये मैंने बाकी के जो हमारे 10 अभ्यारण्य उनके सभी के मैंने शॉर्ट में नाम, ये एक छोटी सी ट्रिक में मैंने नाम बता दिए है, जिसमें से हमारा नवाब, पार्वती, समन, यहाँ पे छोटा सा इसका नाम मैंने सांड रख दिया था, शमशूरपुर, हैदरपुर, सरसई, बखीरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मॉर्फो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। मॉर्फो का मीनिंग यहाँ पे होता है कोई किसी चीज़ की कोई फॉर्म या कोई स्ट्रक्चर। कोई फॉर्म या कोई स्ट्रक्चर। कोई फॉर्म या कोई स्ट्रक्चर। दूसरा यहाँ पे इसका कारण है मानव पर्यावरण मानवीय गतिविधियों से प्रभावित होता है। तो बिल्कुल पिछले की तरह क्वेश्चन है जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 26 किया है। मानव गतिविधियों का बिल्कुल पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा अगेन ए असत्य और आर सत्य। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा यहाँ पे 5, 2050 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके 2 ऑप्शन है। इसका तात्पर्य है कि देश को 2050 तक अपने उत्सर्जन को शून्य पर लाना होगा। यहाँ पे देश नहीं दिया, देश का मतलब यहाँ पे भारत होगा। भारत देश ने ऐसा कोई प्रॉमिस किया है कि अपना जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा उतना ही उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हमारा नेट एमिशन होता है, जिसको हम शुद्ध शून्य लक्ष्य भी बोलते हैं। भारत ने अपना लक्ष्य कब तक बताया है? भारत ने जो अपना लक्ष्य रखा है वो रखा है भारत ने अपना लक्ष्य 2070 तक। तो पहले वाला यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, इसका तात्पर्य किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसेज को हटाने और अवशोषण से की जाएगी। बिल्कुल सही। जो भी हमारी ग्रीन हाउसेज का जो बढ़ा हुआ रूप है
या जो हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो गर्मी बढ़ाती है, ग्रीन हाउस गैसें वे सभी होती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर नंबर केवल बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिए। ये हर बार पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हर बार पूछा जाता है। देखना 20 में भी पूछा गया था, 21 में भी और 22 में भी। तो ये हमारा कब हुआ था? 1986 में। 1986 में कब हुआ था? दिसंबर 1984 में हमारी भोपाल त्रासदी हुई थी, भोपाल घटना हुई थी, जिसके बाद सरकार ने अपने नियमों को कड़ा किया था और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के मध्य 80 के दशक में विकास के नकारात्मक पहलुओं पर बड़े पैमानों पर चर्चा हुई है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था? अभी जैसे कि हमने देखा कि हमारी 18वीं सेंचुरी में काफ़ी हमारी मीटिंग्स हुई है, जिसमें सभी देश के जो बड़े बड़े लीडर्स आते हैं, जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, या देश के और कोई भी नेता आते हैं, वे मीटिंग करते हैं और किसके बारे में बात करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करते हैं, जन विस्थापन और पुनर्वास के बारे में बात करते हैं। वो किस बारे में बात नहीं करते? वे बात नहीं करते हमारी राजनीति और विकास के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1987 से संयुक्त राष्ट्र को पर्यावरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सतत विकास पर चर्चा शुरू की गई थी। वह रिपोर्ट थी स्टूडेंट्स, जलवायु परिवर्तन पर पहली रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर, जलवायु परिवर्तन पर दूसरी रिपोर्ट, 5वीं आकलन रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा एक बॉडी बनाई गई थी। कौन सी बॉडी बनाई गई थी? जिसका नाम था हमारा ब्रडलैंड आयोग। ब्रडलैंड आयोग बनाया गया था कब? 1987 में। और इसी ने इसी वर्ष एक हमारी रिपोर्ट दी थी जिसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विलुप्त होने का प्रमुख कारण नहीं है? तो फिर से हमारा उसी प्रकार का एक क्वेश्चन। देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो अब कंसेप्चुअल होते जा रही है। फैक्ट बेस बहुत कम पूछी जाती है। फैक्ट बेस जो भी हमारे कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट जो एक्ट है या जो मीटिंग्स होती है, जैसे कोप की मीटिंग होती है, कोप की थीम क्या होती है, इस वर्ष कोप कहाँ हुआ है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विलुप्त होने का प्रमुख कारण नहीं है? प्राकृतिक पर्यावास का नष्ट होना, जंगल में आग लगना, ये भी है। वन्य जीवों का अवैध व्यावसायिक व्यापार, ये भी है। जनसंख्या वृद्धि की तेज गति। वैसे तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन ये भी है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि प्रमुख कारण, मेन कारण, जो मेन रीज़न नहीं है वो ये नहीं है। वैसे यहाँ पे ये भी आ जाएगा, क्योंकि जब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उन पॉपुलेशन को कहीं रहने के लिए निवास चाहिए और उनको खाना पीना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे ये दोनों ही चीज़ें हमारी जंगली भूमि को, दोनों ही चीज़ें हमारी क्या करती है? जंगली भूमि को साफ करती है। तो उनमें रहने वाले जो जानवर होते हैं उनका पुनर्स्थापन हो जाता है या उनका विस्थापन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर नंबर हो जाएगा डी। यूट्रिफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यूट्रिफिकेशन क्या होता है? यूट्रिफिकेशन हमारा होता है जब किसी पानी में हमारी फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है? तो वहाँ पे हमारे शैवाल या जो भी और छोटे छोटे सूक्ष्म पेड़ पौधे होते हैं उनकी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण वे जो जल में ऑक्सीजन होती है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और पानी में हमारी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें पहले वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। बिल्कुल, ये जब जल में हमारे पोषक तत्व बढ़ते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन बढ़ते हैं,
तो हमारे सेवालों में एकदम प्रस्फुटन हो जाता है। इसको यहाँ पे एक ऑप्शन करके ये भी दे सकता है कि सेवाल प्रस्फुटन की घटना कौन सी है। तो जब पानी में यूट्रिफिकेशन बढ़ना या पानी में जल और फॉस्फोरस की मात्रा का बढ़ना यूट्रिफिकेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी, इसमें हमारे दोनों हो जाएंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेज पर। स्टूडेंट्स अब इसमें हम आगे चल के पॉलिटी और हिस्ट्री के भी एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो पॉलिटी और हिस्ट्री के अपडेट्स पाने के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रो क्लासेज को। थैंक यू स्टूडेंट्स।